तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 उसके 2 पार्ट अब तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर 1 उसके 2 पार्ट अब तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में तो मैंने सिंपल कैसे पढ़ना है, इंट्रो में हाउ टू स्टडी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पर एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने स्टार्ट ही कर दिया था डेफिनेशन पढ़ाई पर, सबसे पहले तो इकोनॉमिक किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट जाने थे, जैसे कि इकोनॉमिक्स की ब्रांच के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने जाना था। फिर हमने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, एडम स्मिथ साहब के बारे में कुछ बातें जानी थी। फिर कुछ चीज़ें हमने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानी थी कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टोटल 4 होते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने थोड़ा इसको समझा था। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने के पहले मैं इकोनॉमिक्स में कई सारे मिनिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप सबको पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल होता है। वित्त मंत्रालय का सारा पैसे का कहां से होता है कंट्रोल, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से होता है। थोड़ा सा इन मिनिस्ट्री के बारे में हम हल्का सा, ज्यादा नहीं, मैंने हालांकि नोट्स में बहुत ज्यादा मैटर डाल रखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको याद होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सारा डेटा जितना भी भारत सरकार की तरफ से है ना, वो मोस्पी जारी करती है, चाहे वो महंगाई का डेटा हो, चाहे वो कोई जीडीपी का डेटा हो, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत जगह काम आएगा आपको। एक होता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं, हमारा पहला टॉपिक जो पहला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, वित्त मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वित्त मंत्रालय के दोस्तों जो सेंट्रल में क्या होता है, भारत सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बेसिकली एक मिनिस्ट्री होती है, जैसे मोटी मोटी फाइनेंस मिनिस्ट्री है। अब इसके अंडर में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। इसके अंडर में क्या होता है, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में टोटल 5 डिपार्टमेंट है। और जो स्टेट होता है ना, ये तो भारत सरकार की बात कर रहा हूं मैं। स्टेट में दोस्तों मिनिस्ट्री नहीं होती, यहाँ पर सीधा डिपार्टमेंट होता है। इसलिए आप पढ़ोगे कि राजस्थान के गृह विभाग ने, होम डिपार्टमेंट ने ये किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये किया। तो स्टेट में मिनिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि यहाँ छोटा काम होता है पहले से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम काफी लार्ज स्केल पर होता है, पूरे इंडिया लेवल पर होता है, इसलिए एक मिनिस्ट्री होती, उसको कई सारे डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। ऐसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में कई सारे डिपार्टमेंट है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे फेमस डिपार्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, फिर डीपाम होता है, और भी 5 होता है। हम आराम से इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग। सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, तो ये डीई है। जितने भी जनरल डिसीजन होते हैं ना, जनरल जितने भी पावरफुल चीजें होती है, सारे डिसीजन यही लिए जाते हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका सबसे मेजर काम होता है बजट बनाना, और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको पता है इकोनॉमी में बजट ही होता है। तो जो मेन काम होता है इसका बजट बनाना, इकोनॉमिक सर्वे तैयार करना। इकोनॉमिक सर्वे भी इसी डिपार्टमेंट की देखरेख में तैयार होता है। हालांकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तैयार करते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की एक पोस्ट होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ये हर साल इकोनॉमिक सर्वे तैयार करते हैं, लेकिन ये तैयार गाइडेंस इसी डिपार्टमेंट के अंडर में होता है। तो ये 2 चीजें तो आपको याद रखनी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में। देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीई, इसका मुख्य काम होता है बजट तैयार करना। इसके बाद इसमें होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर में इकोनॉमिक सर्वे तैयार करना। ये 2 चीजें तो आपको रट लेनी है। बाकी मैंने एक्स्ट्रा इसमें जानकारी दे रखी है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम। अब जब आप आगे पढ़ेंगे ना दोस्तों, तब ये चीजें आपको समझ में आएगी। अभी से मैं इसको नहीं बता सकता कि स्मॉल सेविंग स्कीम क्या होती है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में बजट में डिपॉजिट वगैरह होती है, तो इन पर कितना ब्याज लगेगा, तो ब्याज कौन डिसाइड करता है? क्वार्टरली डिसाइड होता है, वो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड करता है। इसके अंडर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है, वित्त आयोग। आप सबने फाइनेंस कमीशन का नाम सुना होगा। फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है बताओ? अभी कौन सा चल रहा है? अभी 15 चल रहा है। कौन है अध्यक्ष? NK सिंह साहब। तो ये फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट में पैसे का बंटवारा करता है। केंद्र के पास 100 रुपए आते हैं, तो उसमें से 41 रुपए किसको दो? स्टेट्स को दो।
ये काम होता है किसका, ये काम होता है दोस्तों इस फाइनेंस कमीशन का। तो ये फाइनेंस कमीशन की जो फाइल वगैरह चलती है वो कहाँ से चलती है, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से चलती है। सेक्टर विशेष को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा सेक्टर, रोड, रेलवे, पोर्ट, कौन सा सेक्टर आधारभूत ढांचे के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका कौन डिसाइड करेगा। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो लिस्ट बनाएगा ना, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलता है। अब आप कहोगे आधारभूत ढांचा या इंफ्रा का दर्जा क्यों चाहिए, तो इससे दोस्तों क्या होता है, बैंकों से ब्याज वगैरह में छूट मिलती है और कई सारे टैक्स इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं, इसलिए हर सेक्टर प्रयास करता है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिले। तो ये काम ये करता है। इसके अंडर में दोस्तों एक और एफएडीसी की मीटिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैंने क्या किया, अभी पूरी समरी डाल दी, तो इसलिए अभी आप लोड ना लें। अभी तो आप दो चीजें याद रखें कि बजट बनाता है और इकोनॉमिक सर्वे तैयार करता है, और ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको हम टाइम टू टाइम आगे देखेंगे। इसके अंडर में दो सरकारी कंपनियां हैं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL। दोस्तों ये क्या करती है, सिक्कों वगैरह को प्रिंट वगैरह करती है। एक होता है BIFR, इसके बारे में हम इंडस्ट्री सेक्टर में आगे पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी आपने क्या पढ़ा कि विद फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका मेन काम बजट बनाना है, इसका मेन काम इकोनॉमिक सर्वे तैयार करना है। इसके बाद जो ये स्मॉल सेविंग स्कीम होती है, जैसे कि PPF होती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके लिए इंटरेस्ट रेट का डिसाइड ये करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसके अंदर काम करती है, फाइनेंस कमीशन, जो क्या करती है, राज्यों को, केंद्र और राज्यों के बीच में फाइनेंस का डिवीजन करती है। सेक्टर विशेष को इंफ्रा का दर्जा ये देता है। इसके अलावा इसके अंदर में ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो डेवलपमेंट काउंसिल होती है, FHC, उसकी जो मीटिंग वगैरह का एजेंडा वगैरह भी ये तैयार करता है। दो सरकारी कंपनियां होती है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग, MBIFR। यहां तक इतना सा याद रखें, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, दो चीजें याद रख लो, बजट बनाता है, इकोनॉमिक सर्वे तैयार करता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला डिपार्टमेंट पढ़ेंगे दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का नाम से स्पष्ट है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, नाम से क्या स्पष्ट है, ये जितना भी खर्चा हो रहा है भाई पूरा, देखो दो डिपार्टमेंट है, इसके साथ ही बताता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एक तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स पढ़ लिया, जनरल है, एक अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या करता है, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है, जितने भी टैक्स वगैरह वसूलता है गवर्नमेंट के लिए, वो बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ही करता है। इसके अंडर में दो संस्थाएं होती है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। आप में से कई लोग कई SSC के थ्रू जाते हैं, एक्साइज में इंस्पेक्टर वगैरह पढ़ते तो CBDT में इनमें जॉब करते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है तो CBDT के अंडर में आता है, एक्साइज इंस्पेक्टर GST में काम करते हैं वो CBIC के अंडर में आते हैं। तो ये दो बोर्ड अलग से बना रखे। ऐसे दोस्तों डिपार्टमेंट जो एक्सपेंडिचर होता है, वो जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको मॉनिटर करता है, क्या करता है, उसको मॉनिटरिंग करता है, उसकी रिकॉर्ड वगैरह रखता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस करता है। तो आप आराम से ये देख सकते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है बेसिकली क्या करता है, जितना भी गवर्नमेंट खर्चा है, पे कमीशन की रिपोर्ट है, पेंशन का, अकाउंटिंग का, ये सब मेंटेन करता है। इसके अंडर में एक ऑफिस होता है CGA का, से कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट, इसको कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसको केक से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा दोस्त, केक से, केक अलग होता है, केक का काम होता है ऑडिटर, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये अलग संस्था है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो ऑडिट का काम देखती है। ये दोस्तों जो ये CGA है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये ऑडिट नहीं करता, ये अकाउंटिंग का काम करता है, जो लेखा खाता वगैरह निर्माण करता है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का, उसका रिकॉर्ड रखता है ये। तो दोस्तों यहाँ से ये काम आपने देख लिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, पे कमीशन की रिपोर्ट वगैरह ये मेंटेन करता है। इसका एक पोर्टल है PFMS, आजकल आपको पता होगा शायद, भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी पेमेंट करते हैं सब PFMS के माध्यम से करते हैं, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि एक रिकॉर्ड रहे सिस्टमेटिक। तो ये PFMS पोर्टल को ये मेंटेन करता है। भारत कोष करके एक नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए क्या करता है, एक पोर्टल बना रखा है भारत कोष, तो इसको भी यही मेंटेन करता है। इतनी राम कहानी याद है तो इतना भी याद रखोगे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जितना भी सरकार का एक्सपेंडिचर होता है उसको रिकॉर्ड रखता है, उसको मेंटेन रखता है, चाहे वो पे कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो। CGA इसके अंडर एक संस्था है, सेंट्रल जनरल ऑफ अकाउंट्स। PFMS का तो हम लोग कई जानते हैं नाम। ऐसे दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मैंने बताया था, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है, जितना भी गवर्नमेंट का पैसा आता है ना सबका कलेक्शन का काम यही करता है। इसके अंडर में होता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये जितने भी देश में डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना उनके कलेक्शन का काम देखता है, जैसे इनकम टैक्स, चाहे वो कॉर्पोरेशन टैक्स हो, इन सबको कलेक्शन का काम ये CBDT देखता है। जब आप में से कई इनकम टैक्स में जाएंगे तो आप इस CBDT के अंडर में ही काम करेंगे। एक होता है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, ये क्या करता है, जितने भी देश में इनडायरेक्ट टैक्स है उनके कलेक्शन का काम करता है। जैसे कि अगर आप में से कोई एक्साइज इंस्पेक्टर पढ़ोगे
एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह, तो वो इसी के अंडर काम करते हैं, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे कस्टम हो, चाहे वो जीएसटी का कलेक्शन काम हो, सारा काम कौन करता है? सीबीआईसी करता है। इसके अंडर में ही आता है एक और संस्था, कौन सी आजकल जिसका बहुत नाम चलता है, बहुत बहादुर है, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती दोस्तों, ये कंफ्यूज मत करना कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती। ये एक फाइनेंशियल संस्था है जो भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है, ईडी। ये क्या काम करती है? ये सबको पता है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट कार्रवाई करती है। मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सा मतलब है ब्लैक मनी को अवॉइड करना। आपने रिश्वत से, आपने किसी तरह से ब्लैक मनी कमाई, अब आप उसको दिखा रहे हो ऐसा कि ये तो व्हाइट मनी है, तो उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना। कई सारे तरीके से होता है, ये जरूरत नहीं है हमको जानने की, पर इतना है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो ये ईडी भी इसके अंडर में आता है। तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, एक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAR होता है। ये बेसिकली इसको मैं जीएसटी पढ़ेंगे तब बताएंगे, जीएसटी में काम आती है AAR। ये आप देख सकते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी तो आजकल हीरो है से। ईडी के साथ में एक उसका भाई है CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स में नहीं होते इंस्पेक्टर वगैरह, तो ये किसके अंडर में आता है? ये दोस्तों ये भी फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। जो जितने भी नार्कोटिक्स, जो इलीगल नशा पदार्थ होते हैं ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। जैसे कि वो वानखेड़े जानते हो ना, शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया था, तो ये क्या था? इसी में तो थे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में। जीएसटी नेटवर्क इसके अंडर में आता है। जीएसटी नेटवर्क कुछ भी नहीं है, एक ऑनलाइन पोर्टल टाइप है जिसमें सारा जीएसटी का, तो जीएसटी हमको पता है इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? ये रखेगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये कुछ नहीं है, पूरे इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते रहते हैं ना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कुछ भी नहीं है। वहाँ दिल्ली में 1000-2000 कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं। जितने भी इंडिया में ट्रांजेक्शन होते हैं फाइनेंशियल बैंक में, इनको इन सबकी मॉनिटरिंग करते हैं। कोई बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई फ्रॉड लगता है, तब उसको फिर क्या करते हैं? उसको ये और ज्यादा एनालिसिस करते हैं। कोई टेररिज्म को, आतंकवादी को कोई फाइनेंसिंग कर रहा है, तो ऐसा बैठ के यहाँ पे ये नजर रखते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट वाले। ठीक है, अब इसमें एक मैंने नहीं बताया, AAR, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ये दोस्तों जीएसटी के अंडर में एक संस्था है बेसिकली। ये क्या काम करती है इसको बता देता हूं एक बार आपको। कुछ नहीं है, जीएसटी है, आप सबको पता है जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसके 4 स्लैब होते हैं। 0 को मत मानो, 5%, 12, 18 और 28, जितने भी आइटम है सब इसी में खपत है। लाखों आइटम है भारत में जो इसी में है कि भाई किसी पे 5%, किसी पे 12, किसी पे 18, किसी पे 28। जो इसेंशियल आइटम है उन पर कम लगता है, जो लग्जरी आइटम है उन पर ज्यादा जीएसटी लगता है। आप समझ करो कोई नई चीज आई, जैसे मानो सपोज करो चपाती और उसका पराठा का चक्कर चला था। सपोज करो कोई चीज आए जैसे कि दूध, मिल्क है, तो सिंपल मिल्क पर कितना लगता है, या कोई ऐसी चीज जिस पर सपोज करो 5% लगता है। लेकिन मैं कोई न्यू आइटम लॉन्च करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? न्यू आइटम लॉन्च करने जा रहा हूँ। अब मुझे डाउट है कि इस पर कितना जीएसटी लगेगा, तो मैं कैसे वसूलूंगा? तो क्या करूं मैं बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़े, मैंने उस पर 5% वसूल लिया, सरकार कहेगी 12% वसूलना चाहिए, लाओ, तो क्या करो? पहले ही पूछ लो, पूर्व में क्या करो? AAR के पास जाओ और यहाँ पर कहो कि भाई मैं ये आइटम लेने वाला हूँ, उस पर कितना टैक्स लगेगा, तो ये AAR आपको बता देगा भाई ये तो 12% लगेगा। तो ऐसे बाद में कोर्ट कचहरी के विवाद से बचने के लिए आप पहले ही AAR में जाके क्या करो, यहाँ पे अपना फरियाद कर सकते हो कि भाई मुझे कितना टैक्स जीएसटी कलेक्ट करना चाहिए। तो ये पहले बता देगा भाई आपका जो नया आइटम है ये तो इस कैटेगरी में आना चाहिए, ये चीज मानी जाएगी। ठीक है बात, AAR का ये काम हो गया। तो ये सब इसके अंडर में आती है। एक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका नाम से स्पष्ट क्या, ये वित्त के जितने भी मामले है ना, बैंक वगैरह, इन सबका मालिक यही है। हम कहते हैं ना कि भारत में सरकारी बैंक है, अरे तो बैंक तो सरकारी है, तो इनका मालिक कोई तो होगा। इनका मालिक हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री है। इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर भी दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इसका ओनर होता है। सारा जितना भी फाइनेंस का मैटर होता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो LIC हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, इन सबका ओनरशिप करने का काम किसका होता है? रेगुलेट करने का काम उसका होता है दोस्तों DFS का, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई थी बीच में, तो ओवरऑल उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज करेगा। तो इतना हम सीख गए कि फाइनेंस का मामला सारा ये देखेगा। विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम जैसे PMJDY कौन लॉन्च करेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज करेगा। बैंकों को पैसा देना है सरकार को की तरफ से, तब उसको कौन मॉनिटर करेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज करेगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया,
बी ये बैंक बोर्ड ब्यूरो कुछ नहीं, बैंकों में जितने टॉप लेवल की पोस्टिंग होती है ना, वहाँ अपॉइंटमेंट का काम करता है। भाई कौन एमडी बनेगा, कौन सीईओ बनेगा, इसकी भर्ती करता है ये बैंक बोर्ड ब्यूरो इंटरव्यू लेकर। ठीक है बात। एक नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी होती है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी के लिए इसको रहने दो। अभी के लिए हमने इतना सीख लिया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, जितने भी फाइनेंशियल मैटर होते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, इन सबका वो ओनर होता है, चाहे वो LIC हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है, रिकैपिटलाइजेशन है, सब कुछ का काम ये देखेगा। ठीक है बात यहाँ तक। अब जो हमारा 5th डिपार्टमेंट था वो था डिपार्टमेंट DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। फुल फॉर्म याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्म करके एक डिपार्टमेंट है, कुछ नहीं है। सब लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया, बेच दिया, सेल कर दी सरकारी कंपनी। तो ये बेचने का काम जो डिपार्टमेंट देखता है वो डिपार्टमेंट, सीधी सी बात है, क्या करता है, जो बेचने का काम है ना, जितना भी ये जो डिपार्टमेंट देखता है उसको क्या कहते हैं, उसी को डिपार्म कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। नाम तो क्या है इसका, इन्वेस्टमेंट है कि निवेश कर रहा है, निवेश नहीं कर रहा, ये सेल का काम कर रहा है बेसिकली। ये डिसइन्वेस्टमेंट का काम ये देखता है ये डिपार्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, सरकारी कंपनी से जब अपनी गवर्नमेंट होल्डिंग बेच देती है तो उसको विनिवेश कहते हैं दोस्तों। सरकारी कंपनी में जब कोई सरकार गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को, अपनी शेयर होल्डिंग को बेच देती, कम कर देती, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो काम देखता है डिपार्टमेंट, वो डिपार्म है। समझ गए बात को। तो आज के बाद जितना भी बेचने का नाम आएगा तो आप देखना डिपार्म के सेक्रेटरी का नाम आएगा कि डिपार्म के सेक्रेटरी ने ये कहा कि भाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का ये करेंगे, उसका ये करेंगे। समझ गए। तो विनिवेश का मैनेजमेंट सब रहा, ये देखता है डिपार्म। एक और डिपार्टमेंट है दोस्तों जो लेटेस्ट में आया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, DP है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, DPE। दोस्तों ये डिपार्टमेंट पहले मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में था। जो भारी उद्योग मंत्रालय होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्रालय होता है। आपकी जिम्मेदारी कि आप इसका मंत्री ढूंढें और उसको ध्यान रखें। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में था ये, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने 2021 में इसको कहां शिफ्ट कर दिया, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में कर दिया। इस डिपार्टमेंट का काम होता है, जितने भी सरकारी कंपनियां होती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कहते हैं, CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जैसे कि सेल, गेल, भेल, जितने भी हम सरकारी कंपनियां देखते हैं, BSNL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या कोई भी कंपनी आप देखो, उन सबका बॉस होता है ये, उन सबका मैनेजमेंट का काम, उन सबका प्रभारी डिपार्टमेंट कौन सा होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज होता है। इसको वर्तमान टाइम में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ला दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज को 2021 में लेके आए, 2021 में। अब आप सोचना इसको, मैंने तो सोच लिया, मुझे याद भी है, इसको क्यों लेके आए होंगे, क्योंकि आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट बहुत बल दे रही है। ठीक है। अब डिसइन्वेस्टमेंट किसका करना है, तो इनका करना है, DPE का। तो डिसइन्वेस्टमेंट जिनका करना है वो अलग मंत्रालय के पास है, और जो कर रहा है डिपार्म वो अलग मंत्रालय के पास है। ये अच्छा नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्टी आती है इससे। तो दोनों को क्या कर दिया, एक ही मंत्रालय के अंडर में कर दिया, फाइनेंस के अंडर में, ताकि इनका मिनिस्टर एक ही हो और डिसीजन इजीली ले सके। ठीक है बात यहाँ तक। अब यहाँ पर हमारा मुद्दा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का मैटर था वो समाप्त होता है। अब हम एक नेक्स्ट डिपार्टमेंट पढ़ेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल, मौसमी। ये याद रखना दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मौसमी डिपार्टमेंट होता है। तो इसका नाम से स्पष्ट है, सांख्यिकी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मौसमी याद रखो, सब चलता है। तो इसका देखो नाम से स्पष्ट है, ये दो चीज का काम करता है, स्टैटिक्स किसको करता है, डेटा कलेक्शन। स्टैटिक एक सब्जेक्ट होता है, बेसिकली इकोनॉमिक्स से जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या करता है, बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठे किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। जैसे मैं पूछूं, सपोज करो कि भारत में गरीबी कितनी है, तो पूरे इंडिया से डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, उसके लिए हर परिवार में जाके पूछना पड़ता है। तो इतना बड़ा डेटा लेके आए, फिर उसको प्रोसेस किया और फिर उसको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में देना का काम क्या होता है, ये मौसमी डिपार्टमेंट का होता है। इकोनॉमिक्स में दोस्तों जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो लार्ज स्केल पर डेटा की आवश्यकता होती है। सरकार ऐसा डेटा 5 आदमी के लिए पॉलिसी नहीं बनाती है। जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो देश के 140 करोड़ के लिए बनाती है, तो उसके पास डेटा नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगी। तो इसलिए जितना भी डेटा कलेक्शन का काम है, डेटा जारी करने का काम, देश में महंगाई कितनी है,
अब मैं तो हवा में बात करूँ कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कितनी परसेंट बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, वो सब डेटा कौन देता है? ये मोस्टली का डिपार्टमेंट देता है। एक दूसरा इसका काम होता है, कुछ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है। क्या करता है? कुछ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि एमपी लेड स्कीम। भाई आप सबको पता है हर सांसद को 5 करोड़ पर ईयर खर्च कर सकता है डेवलपमेंट के लिए। तो जो ये एमपी लेड स्कीम है ना, इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? इसका रिकॉर्ड कौन रखता है? इसका रिकॉर्ड यही दोस्तों मोस्टली डिपार्टमेंट रखता है। एक 20 सूत्री कार्यक्रम चलता है, 20 का कहते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम। बेसिकली पुराने जमाने में 20 बिंदु थे, ये मैटर था डेवलपमेंट का, गरीबी, बेरोजगारी। बाद में उसमें बढ़ के बहुत सारे हो गए। एक जमाने में इंपोर्टेंट था, आज के जमाने में बेकार है, कोई इसका पूछ नहीं है। लेकिन फिर भी इसको मॉनिटरिंग कौन करता है? ओवरऑल तो यही करता है। 150 करोड़ से बड़े जितने भी प्रोजेक्ट है आज आप डाले डेवलपमेंट के लिए, कोई रोड बन रहा है 500 करोड़ का, कोई बन रहा है, कोई रेलवे ब्रिज बन रहा है 200 करोड़ का। तो 150 करोड़ से जितने भी बड़े के प्रोजेक्ट है ना, वो सबकी मॉनिटरिंग कौन सा डिपार्टमेंट करता है? वो सबका डिपार्टमेंट यही मोस्टली करता है। आप देख सकते हैं इसकी 2 विंग होती है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग होती है, तो 20 सूत्री कार्यक्रम 20 का देखता है, एमपी लैंड स्कीम को देखता है। 150 करोड़ से अबव के जितने भी प्रोजेक्ट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनकी मॉनिटरिंग करता है दोस्तों। ये 3 काम देख लिया। अब हम देखेंगे 2 स्टैटिकल में। देखो स्टेट के लिए शुरुआत में आजादी के बाद में डेटा कलेक्शन करने के लिए, कितनी गरीबी है, कितनी महंगी इन्फ्लेशन है देश में, जीडीपी कितना है, इन सबके कैलकुलेशन के लिए एक संस्था बनाई थी भारत सरकार ने, वो थी सीएसओ। बहुत फेमस संस्था थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1951 में बनाई थी, आजादी के तुरंत बाद इसको बना दिया था। फिर डेटा कब आएगा? जब आप सैंपल लोगे घर घर जाके। तो एक सैंपल कलेक्शन के लिए अलग से संस्था बनाई थी, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ। ये 1950 में बनाया था दोस्तों। ये क्या होता था, जो एनएसएसओ था ना, ये तो गांव गांव घर घर जाके सैंपल इकट्ठा किया करता था, डेटा लिया करता था, फिर वो इसको सीएसओ को दे दिया करता था। सीएसओ डेटा को प्रोसेस करके गवर्नमेंट को या जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में जारी किया करता था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि दोनों चीजें एक ही है, सीएसओ एनएसएसओ काम भी मोटा मोटी एक ही कर रही है, तो इनको क्या करो, एक ही कर दो, मर्ज कर दो। तो 2019 में मोदी जी ने क्या किया, इसको मर्ज करके एनएसओ बना दिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और आज की डेट में अधिकांश डेटा गवर्नमेंट का यही जारी करता है। जब हम आगे पढ़ेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी की कैलकुलेशन कौन करता है? तो एनएसओ करता है। हर क्वार्टरली डेटा जारी करता है, ईयरली भी जारी करता है। हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की महंगाई कितनी चल रही है, रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा में महंगाई कितनी चल रही है। तो डेटा कहां से आएगा? डेटा काम करने का सारा काम एनएसओ करता है। एनएसओ और कई प्रकार के डेटा जारी करता है। आगे कई सारे चैप्टर में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री 1999 में गठित की गई थी। उसके पहले मिनिस्ट्री नहीं थी, बेसिकली डिपार्टमेंट ही था। इसके अंदर में 2 विंग है, स्टैटिस्टिकल और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये हमने देख लिया। इसका स्टैटिक में देखा, एक तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस था 1951 में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बनाया 1950 में। दोनों को 2019 में मर्ज कर दिया। आज के डेट में सारा डेटा का काम यही करता है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है बात यहां तक। इसके बाद में इसी जो मोस्टली मिनिस्ट्री के अंडर में एक संस्था है, बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है। ये 2 तो ये हो गया। इसी के अंडर में एक इंस्टीट्यूट काम करता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। भारत में सांख्यिकी का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है ये, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। आप में से कई जो इकोनॉमिक कॉमर्स बैकग्राउंड होंगे इसके बारे में जरूर जानते होंगे। कोलकाता में है, कोलकाता में है। जो पीसी मालोनोबिस नहीं थे क्या, पीसी मालोनोबिस, इन्होंने इसकी फाउंडिंग की थी, आजादी के भी पहले की थी कोलकाता में। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जो आईएसआई है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वो कहाँ है? कोलकाता में। स्टैटिस्टिक का इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई कोलकाता। पीसी मालोनोबिस ने इसकी स्थापना की थी 1931 में। कब कही थी? आजादी के भी पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, 1931 में। ऐसे दोस्तों एक संस्था बनाई, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इसी के अंडर में काम करता है, मौसमी के अंडर। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, एनएससी। ये बेसिकली देखो, स्टैटिस्टिक्स में कई सारी नई नई मेथड वगैरह आती रहती है। तो स्टैटिस्टिक्स में नई नई मेथड का रिसर्च करने का, डेवलपमेंट करने का, नया मेथोडोलॉजी इंडिया में लागू करने के लिए ये काम करता रहता है। ये परमानेंटली एक एनएससी एक संस्था है,
हालांकि ये कोई कानून से तो नहीं बना, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेकिन इसका काम कोई ऐसे खास नहीं है दोस्तों, छोटा मोटा याद रखना आपको। 2005 में इसका गठन किया गया था रंग राजन आयोग की सिफारिश पे। ये क्या काम करता है, ये स्टैटिक में रिफॉर्म क्या करना है, नई अकाउंटिंग सिस्टम आया उसको लागू करना है, ये सब काम करता है। वर्तमान में राजीव लक्षण करांडीकर जी इसके अध्यक्ष चेयरमैन है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो इतना मोटा मोटी आपको ध्यान रखा तो मोस्टली में हमारा काम हो जाएगा। तो लास्ट मिनिस्ट्री है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, इसके अंडर में 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक तो डीपीआईआईटी, ये डीपीआईआईटी बहुत फेमस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उद्योग और इंटरनल ट्रेड को प्रमोशन करने के लिए डिपार्टमेंट है। ये डीपीआईआईटी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है दोस्तों, सारे जितना भी देश के अंडर में इंटरनल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यही काम करता है डीपीआईआईटी। आगे जब हम पढ़ेंगे, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो एफडीआई का मामला हो, चाहे कोई भी और मामले हो, इंडस्ट्री को प्रमोशन करने के लिए सबसे मेन डिपार्टमेंट भारत में है तो डीपीआईआईटी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। इतना ही हमको याद रखना। एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, ये देश में ये भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने का काम करता है। हालांकि मैंने इसमें बहुत डिटेल में बता रखा है, पर आपको इतने जानने की जरूरत नहीं दोस्तों। 2 तो डिपार्टमेंट हो गए, डीपीआईआईटी, कॉमर्स इंडस्ट्री। एक अटैच ऑफिस होता है, ये डिपार्टमेंट नहीं होता, डिपार्टमेंट के अलावा कोई ऑफिस होता है छोटा मोटा, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडी, ये डीजीएफटी। ये डीजीएफटी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे, लेकिन आज की डेट में आप उसको याद रखो कि 2 अटैच ऑफिस होते हैं, डीजीएफटी और डीजीटीआर। एक इसके अंडर में सब ऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं, सीजीपीडीटीएम और डीजीसीआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्स इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिकल। कोई खास जरूरत नहीं याद करने की। इसके अंडर में कई सारी और सरकारी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, जैसे कि अपेडा। अपेडा क्या करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको एक्सपोर्ट के लिए प्रयास करता है एपेडा को। ये डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों बाद में। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमपीडा होता है। एमपीडा बेसिकली जो मेरीन प्रोडक्ट होते हैं, जो समुद्र वगैरह से जो निकलते हैं, मछली वगैरह, इनका एक्सपोर्ट का काम करता है। इसके अंडर में कई सारे कॉपी बोर्ड है, ये याद रखना, इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कई सारी कमोडिटी है इंडिविजुअल, उनके प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बोर्ड बना रखा है। जैसे कॉफी के डेवलपमेंट के लिए, कॉफी जो इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कॉफी बोर्ड बेंगलोर में बनाया हुआ है। रबर बोर्ड रबर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कोट्टायम केरल में बनाया हुआ है। टी बोर्ड कोलकाता में बनाया हुआ है। टोबैको बोर्ड गुंटूर में बनाया हुआ है। स्पाइस बोर्ड कोच्चि में बनाया हुआ है। ये वही बनाया जहां पर लोकल प्रोडक्शन होता है। जैसे कॉफी दार्जिलिंग में इनमें फेमस है, वेस्ट बंगाल में इनमें, तो वहां पर क्या किया गया, कोलकाता में टी बोर्ड बनाया। कॉफी कर्नाटक में खूब प्रोडक्शन होता है तो बेंगलुरु में बनाया। रबर आप जानते हैं केरला में प्रोडक्शन होता है तो कोट्टायम में बनाया। टोबैको आंध्र प्रदेश में गुंटूर में, और स्पाइस बोर्ड कोच्चि में। तो ये 5 बोर्ड है, इनको आपको रट लेना, इनके हेडक्वार्टर पूछते हैं। एक संस्था है इसके अंदर में सरकारी कंपनी ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो एक्सपोर्टर को लोन देते हैं ना बैंक, उस पर एक गारंटी देती है। एक गारंटी की संस्था एक साथ पढ़ेंगे हम, कई सारी है, डीआईसीजीसी है, आप चिंता मत करो सब पढ़ लेंगे। ईसीजीसी है, एनसीजीटीसी है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, ये सबको हमने एक साथ कंसेप्ट में पढ़ेंगे। ऐसे इंडिविजुअल पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पढ़ा नहीं था। पर अभी मोटा मोटी आपको इतना याद रखना है कि भाई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्ट्री के अंदर में 2 डिपार्टमेंट आते हैं, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। 2 अटैच ऑफिस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी, कोई जो व्यापार वाणिज्य को बेईमानी करता है, सही तरह से नहीं करता प्रोसेस में, उसको ये चेक करता है। क्या करता है हम देखेंगे बाद में। इन्वेस्ट इंडिया करके एक संस्था है जो देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है, वो भी कहीं ना कहीं इसी अंडर में काम करती है। एपीडा है जो देश से एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको एक्सपोर्ट करने का काम करती है। एमपीडा है जो मरीन प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन करती है। कई सारे बोर्ड बना रखे हैं जो इंडिविजुअल कमोडिटी को प्रमोट करते हैं। कॉफी बोर्ड हो गया, रबर बोर्ड हो गया, टी बोर्ड हो गया, टोबैको बोर्ड हो गया, स्पाइस बोर्ड हो गया। एक कंपनी है ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो एक्सपोर्टर लोन लेते हैं ना बैंकों से, तो बैंक लोन देने से बचते हैं, तो ऐसे में ये कंपनी क्या करती है, गारंटी दे देती है कि भाई आपको पैसा डूब जाएगा तो हमसे लेना। ये होता है कंसेप्ट क्रेडिट गारंटी का, तो इसी के अंडर में आती है। तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री काम समाप्त। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।